नमस्कार दोस्तों। आज के डे 30 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की तारीख है 5 जनवरी 2021 और डे 30 का आज का जो डिस्कशन है उसमें टर्म्स होता है साइंस का। ट्यूसडे को हम साइंस डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे मैंने वो डाल दिया है पूरा शेड्यूल, और टेलीग्राम आप लोग शायद ज्वाइन नहीं किए हैं क्योंकि वो आज ही क्रिएट हुआ है, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओम पांडे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और टेलीग्राम चैनल इसी नाम से मिल जाएगा आपको। जो उसमें मेरी फोटो लगी मिलेगी, जो चैनल में लगी हुई है वही फोटो मिल जाएगी, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ्स और नोट्स भी दे दिए जाएंगे, और अभी तो ये जानकारी वहां पे अपलोड कर दी गई है और बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का डे 30। 20 क्वेश्चन आज के हम साइंस टॉपिक पर, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान से, और उसका पहला जो चैप्टर होता है वो मात्रक और मापक, जो चैप्टर आप पढ़ते आए हैं उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 4-5 जनवरी के करंट अफेयर पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है पारसेक? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, और जो पारसेक मात्रक है ये दूरी का है। पैरालैक्टिक सेकेंड, इसका जो फुल फॉर्म होता है पारसेक का वो होता है पैरालैक्टिक सेकेंड। और इसकी जो उपयोगिता की बात है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? खगोलीय दूरी नापने में इसका उपयोग किया जाता है। एक पारसेक में 3 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात 16 मीटर होते हैं, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये दोनों समझाने के बाद में इसीलिए इसको समझाया गया है कि पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध है, ये आपको समझ में आ जाए, और इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूरी का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? किसको गुणा करेंगे 0.39 से कि आपको इंच प्राप्त हो जाए? यानी कि कुछ ऐसा होगा जो इंच से क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा? चलिए देखते हैं। अगर आप 1 सेंटीमीटर को लीजिए और 1 सेंटीमीटर में आपको पता है कि कितने इंच होते हैं, तो 0.39 इंच होते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इकाई में अगर 0.39 का गुणा करेंगे तो आपको इंच प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, सूचियां दी हुई हैं और एक तरफ इकाई है, दूसरी तरफ उसका प्राचल दिया हुआ है, यूनिट्स दी हुई है, वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी, और इधर दिया हुआ है उष्मा। ये यहाँ पर आ गया, देखिए ये बड़ा करने के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन आप परेशान न होइए। ये उष्मा, और इधर नौ संचालन, इधर समुद्री जहाज की गति, और इधर शक्ति, ये ऐसे दिया हुआ है। इसकी सुमेलित चीजों को हम देख लेते हैं, वही इसका उत्तर हो जाएगा। और सुमेलन इसका जब आप करेंगे तो शक्ति का मात्रक आपका जूल हो जाएगा, जिसे वाट कहते हैं। नाट जो है वो समुद्री जहाज की गति मापने के काम आ जाएगी। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील कहेंगे, और कैलोरी उष्मा की मात्रा को नापेगा। जब आप इसको सेट करेंगे तो 4a3b2c ऐसे सेट करके आएगा, तो 4a3b2c 1d, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब व्याख्या पे ध्यान दिया कीजिए, फैक्ट को सही से याद करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उस पर हम चलते हैं। ये भी सुमेलित करने का है। जूल, एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी ये दिया हुआ है। इधर धारा, विद्युत आवेश, कार्य, विभवांतर और उष्मा, ये 5 विकल्प से बना दिया गया है। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पहले पूछे जाते थे, अब भी वो पूछ लेते हैं। तो किसका कौन सा मात्रक है, बस आपको सुमेलित करना है। और इसको जो आप देखेंगे तो जूल कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है, एम्पियर, वाट, वोल्ट एवं कैलोरी ये किसके हैं? एम्पियर धारा का है, वाट विद्युत आवेश का है, वोल्ट विभवांतर का है, और कैलोरी उष्मा का है। याद करिए, जूल अक्सर पूछा जाता है कार्य एवं ऊर्जा का, एम्पियर धारा का, वाट विद्युत आवेश का, है ना, वोल्ट विभवांतर का, और कैलोरी उष्मा का। बाकी इसका उत्तर तो सुमेलन करने का है, तो ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। माइक्रोन, एक माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन में 1/1000, यानी कि मिलीमीटर का 1000वां भाग माइक्रोन होता है। अगर इसको मीटर में व्यक्त करेंगे तो एक माइक्रोन में 10 की घात -6 मीटर होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कैलकुलेट करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो 1/1000 मिलीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, बचपन में आपने पढ़ा था ना। इस तरीके के फार्मूले जब याद रहते हैं तो आपके ऐसे प्रश्न कभी गड़बड़ नहीं होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला जो प्रश्न है वह है कि पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मापते हैं, उस मापने की इकाई क्या है, उसको मापने की, पारिस्थितिक दबाव को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इसकी इकाई बार है, नॉट है, जूल है, ओम है, क्या है इसमें से। और ये आप सब लोग जानते हैं, बहुत सरल सा प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए एसआई मात्रक जो है वो गैर एसआई मात्रक अगर देखें तो बार है, गैर एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक अगर इसका देखेंगे तो पास्कल है। तो बार और पास्कल ये दोनों तो आप जानते हैं, लेकिन ये भी तैयार कर लीजिए कि इसका जो बार है वो गैर एसआई मात्रक है, और एसआई मात्रक जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वो पास्कल हो जाएगा। और एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, यानी कि एक बार में 10 गुणे 10 की घात 5 पास्कल होते हैं, यानी कि 10 गुणे 10 की घात 5, इतना गुना आप समझ सकते हैं। और ये घात का मतलब होता है जीरो उतने। तो बार और पास्कल दोनों होता है। गैर एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। और अगर एसआई मात्रक पूछा जाएगा तो पास्कल होगा। और अगर दोनों दे दिया जाए तो दोनों को टिक करेंगे, क्योंकि दोनों इसका दाब का मात्रक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक होता है। अगला जो प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ, जो सबसे छोटी इकाई है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर, कौन सी है। चलिए देख लेते हैं। एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर, एक नैनोमीटर 10 की घात -9 होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 होता है, और एक फर्मीमीटर आता है 10 की घात -15 मीटर। सबसे छोटा, जिसकी घात जितनी माइनस में बड़ी होगी वो सबसे छोटा होगा, तो -15 सबसे ज्यादा। तो यानी कि फर्मीमीटर जो है ये सबसे छोटी न्यूनतम इकाई हो जाएगी लंबाई को मापने की। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, सूची आपको सुमेलित करना है इसमें, और इन सूचियों में क्या दिया हुआ है। देखिए ये एक तरफ आपकी लिस्ट दी हुई है, क्यूसेक, बाइट, रिक्टर, बार, और इधर किससे इसका रिलेशन है, किससे रिलेटेड है। और दाब, भूकंप की तीव्रता, प्रवाह की दर, कंप्यूटर, ये दिया हुआ है। तो दाब अभी हमने पढ़ा है बार, तो 1 का डी हो जाएगा। 1 का डी देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालते कैसे, 1 का डी 2 में दिया है, और 1 का डी होगा तो 2 का सी होगा। अब यहां पर आपको सेट करना है कि 3 का ए होगा कि 3 का बी होगा, बस इतना आपको सेट कर लेना है। बाइट आप जानते हैं, बाइट कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो बी का 4 हो जाएगा, यानी कि 4 का बी। तो इस तरीके से उत्तर बी हो जाएगा। उत्तर ऐसे निकालने की कोशिश किया कीजिए। बार दबाव की है, रिक्टर भूकंप की है, कंप्यूटर के लिए बाइट का, और क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, क्यूसेक जो होता है ये क्यूबिक फीट प्रति सेकंड है। ये जल प्रवाह की दर को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये उत्तर आप निकालने में सक्षम हो गए। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, किससे मापा जाता है। नॉट से, डॉप्सन से, पॉज से, और मैक्सवेल, किससे मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप जानते होंगे, डॉप्सन से ये नापा जाता है। जो डॉप्सन यूनिट होती है, और एक डॉप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर है ना, म्यूएम से इसको व्यक्त करते हैं, ओजोन परत को व्यक्त करती है। तो एक डॉप्सन यानी 10 माइक्रोमीटर यूनिट को व्यक्त कर रही है ओजोन के, और एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। कुल मिला के डॉप्सन आपको याद रखना है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन से नापी जाती है। बाकी आप बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में वैसे मत पढ़िए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा और एक बार यहाँ पढ़ ले रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। डेली पढ़ने का और साथ साथ में वीडियो देख के सुनकर पढ़ने का यही फायदा होता है कि कुछ ना कुछ आपको याद जरूर आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज जो होती है, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है, अदिश राशि नहीं है, यानी कि सदिश कौन सी है। चाल, विद्युत धारा, संवेग, द्रव्यमान, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि जो संवेग है वो सदिश राशि है। ऐसी राशियां जिनके निरूपण के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश कहते हैं। और जहां परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। चाल, समय, द्रव्यमान, दूरी, विभव, ऊर्जा, विद्युत धारा, आवेश, ये सब क्या है, ये अदिश राशियां हैं। लेकिन संवेग जो है ये सदिश राशि है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोमेंटम के बारे में बात यहाँ पर हो रही थी, संवेग के बारे में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन पर आपको विचार करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पहला है, वह भौतिक राशियां जिनके निरूपण के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। तो विभव ऊर्जा एक सदिश राशि है। क्या ये बात सही है? विभव ऊर्जा क्या सदिश राशि होगी? सोच कर देखिए। चलिए देख लेते हैं। सदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही था। वेग, विस्थापन, बल, संवेग, ये सब क्या है? ये सदिश राशियां हैं क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है। विभव ऊर्जा अदिश राशि है क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर क्या लगा के, घाते लगाकर, उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए गए मात्रकों को क्या कहते हैं? बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जो एक या एक से अधिक मूल मात्रकों को लेकर बनाई जाती हैं और ऐसी यूनिट्स क्या कहलाती हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऐसी यूनिट्स को आखिर क्या कहते हैं? बृहद, मूल, व्युत्पन्न, कौन सा मात्रक कहते हैं? तो इसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। परिभाषा वही है, एक या एक से अधिक मूल मात्रकों पर घात लगाकर बनाया जाता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर गुणे मीटर यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो इससे उसका आयतन का भी निकालेंगे, घन मीटर हो जाएगा। तो ये व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जूल किसका मात्रक है? बल का, कार्य का, शक्ति का, घनत्व का। और जूल जो है ये मात्रक है किसका? अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ये भी जान लीजिए, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की इकाई है। और ऊर्जा या कार्य का एक व्युत्पन्न मात्रक है ये। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक ले जाने में, एक जूल जो होता है, 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक ले जाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में जो भी ऊर्जा व्यय होती है, जो भी कार्य किया जाता है, उसके बराबर होता है। तो ये कार्य का मात्रक होता है। और इस इकाई को अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम पर नामित किया गया। तो जूल के बारे में आप समझ गए ना कि एक जूल जो होता है 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक ले जाने, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने के लिए जो भी ऊर्जा व्यय होती है उस किए गए कार्य के बराबर होता है, इसीलिए कार्य का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्य का मात्रक ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, द्रव्यमान को आयतन से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान को जब आप आयतन से भाग देंगे तो आपको क्या मिलेगा? द्रव्यमान को आयतन से भाग दीजिए तो आप प्राप्त करेंगे क्या? घनत्व को प्राप्त करेंगे। घनत्व का फार्मूला ही होता है द्रव्यमान बटे आयतन। किसी पदार्थ का अगर घनत्व d है तो उसके द्रव्यमान m को आयतन v से भाग देकर इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें डेरिवेशन होता है जो फिजिक्स में हम करते हैं, तो वो घनत्व प्राप्त होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या प्राप्त होता है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? जैसे कोई दर से आप काम करते हैं ना, जैसे आपके पढ़ने की दर होती है, यानी कि आपके कार्य करने की दर ऐसे होती है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? बल, त्वरण, शक्ति, संवेग। और इस प्रश्न का सही उत्तर है शक्ति। कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य कर सकता है, जैसे 1 घंटे में आप कितना पढ़ सकते हैं, कितनी तैयारी कर सकते हैं, ऐसे एक व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य का मान उस व्यक्ति की शक्ति कहलाती है, वो आपकी पावर कहलाती है। कार्य एवं समय के अनुपात को ही शक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 पेज साल भर में पढ़ रहे हैं तो वो तो शक्ति, उससे क्या वो बहुत, मतलब वो आप समझ लो कुछ कर ही नहीं रहे। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट या जूल पर सेकेंड। ये दोनों ध्यान रखिएगा, वाट भी होता है या जूल पर सेकेंड होता है। तो ये शक्ति ध्यान रखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को वस्तु का संवेग कहते हैं और संवेग सदिश राशि है। तो दूसरे में तो अब डाउट नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट आपको पता है कि ये संवेग सदिश राशि है। लेकिन वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के अनुपात को नहीं, उसके गुणनफल को कहते हैं
संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये ध्यान रखिएगा, इसको रट लीजिए, P बराबर mv, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये याद रखेंगे तो कई बार प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे और आपके प्रश्न वो सही हो जाएंगे। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, फुट, मीटर। अब आपको लंबाई का तो सब है, सेंटीमीटर भी है, फुट भी है, मीटर भी है, लेकिन एमकेएस पद्धति में क्या होता है ये बताना है। जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, हमेशा क्वेश्चन को पूरा सही से पढ़िए, समझिए, तब उसका उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है एमकेएस मीटर पद्धति, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति होती है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकेंड। डीप में अगर आप सही से कंसेप्ट से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, एमकेएस तो वहां पे लिखा ही हुआ था। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक यहाँ पर सेकेंड होता है। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर हो जाएगा मीटर। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगला प्रश्न, पाउंड मात्रक किसका है? यहाँ पर उद्देश्य क्या है आप जान रहे हैं? उद्देश्य ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन से रूबरू कराना और तरीकों को समझाना जो कि आप कई बार छोड़ देते हैं, पढ़ते समय ध्यान नहीं देते हैं। जैसे वैसे लंबाई किस सब है, एमकेएस कौन सा है ना? कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लूसेंट में आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आप कैसे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। पाउंड का मात्रक, पाउंड मात्रक किसका है? किसका मात्रक है पाउंड? तो पाउंड मात्रक है किसका? पाउंड मात्रक है द्रव्यमान का, मापन की एफपीएस एक पद्धति है, फुट पाउंड सेकेंड। तो इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। जैसे एमकेएस पद्धति थी, एमकेएस पद्धति में लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकेंड था। ऐसे एफपीएस है, इसमें फुट पाउंड और सेकेंड होता है, और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पाउंड जो मात्रक है वो किसका है? द्रव्यमान का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मूल राशि और मात्रक दी हुई, लंबाई मीटर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, क्या ये सारे सही हैं? ये सभी के सभी सही हैं, सबके मात्रक के सही दिए हैं। ऐसे ही केल्विन ताप का होता है, ज्योति तीव्रता कैंडला, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा मोल, इस तरीके से ये मापा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दिखाने की कोई जरूरत तो है नहीं, मैं बार बार इसको इसलिए बैक करके दिखाता हूँ कि रिवाइज होता चले, तुरंत तुरंत दिमाग में बैठा चले। कैंडला मात्रक है किसका? विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या पदार्थ की मात्रा, किसका ये मात्रक है? सोचकर बताइएगा, कैंडला किसका मात्रक है? आपको ये सोचकर बताना है। तो कैंडला, कैंडला जब भी आपसे पूछा जाए तो कैंडला के बारे में ध्यान रखिएगा, ज्योति तीव्रता का ये मात्रक होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक है, और संक्षेप में इसको सीडी से लिख दिया जाता है। एक कैंडला बराबर होता है 1 ल्यूमन, यानी एक कैंडला बराबर 1 ल्यूमन पर स्टेरेडियन। कभी कभी ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अब देख लेते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल का मतलब आप समझते हैं, हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। और इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ष 2019 से ही ये मनाया जाना शुरू हुआ है विश्व स्तर पर। तो अभी लेटेस्ट है, दूसरी बार 20 में मनाया गया था और तीसरी बार ये मनाया जा रहा है, 21 में मनाया गया। और ये दिन दृष्टिबाधित और दृष्टिविहीन लोगों के लिए जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं उनको हासिल करने के लिए, संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व को बताने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और ये जो ब्रेल है, ये किसी के नाम पर ये लिपि का विकास हुआ है। लुई ब्रेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए इसको मनाया जाता है। और 4 जनवरी 1809 की बात है, उत्तरी फ्रांस में कोबरे शहर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। किसका? लुई ब्रेल का। ब्रेल लिपि का आविष्कारक इनको माना जाता है, ब्रेल लिपि का आविष्कार इन्होंने, लुई ब्रेल ने किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी, ध्यान रखिएगा 4 जनवरी। अगला जो प्रश्न है, जनवरी 2021 4 जनवरी को अंटार्कटिका के लिए 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान लॉन्च किया गया। इस अभियान को 43 सदस्यों के साथ कोच्चि से रवाना किया गया। दो इंफॉर्मेशन इसमें, एक तो कब लॉन्च किया गया, ये तिथि इंपॉर्टेंट है, और दूसरी कहां से रवाना किया गया, तीसरा है कितने सदस्य गए। तो कहां से रवाना किया गया इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो इसमें सही है, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसको कोच्चि से नहीं गोवा से रवाना किया गया है। 40वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान है,
अंटार्कटिका के लिए, ये बिल्कुल सही है। और ये पूरा एक एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। तो पहला इसमें सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नथु पद्मनाभन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तीन स्टेटमेंट है, चौथा है उपयुक्त सभी सही। ये केरल में जन्मे एक सुप्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। हाल ही में 2 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई। इन्होंने वायोकाम सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनके बारे में क्या सही है या गलत, इसको हम देखते हैं। और इसमें केरल में जन्म हुआ था इनका, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तो सही है ही है। और 2 जनवरी 1878 को इनका जन्म हुआ और 25 फरवरी 1970, नहीं लगभग 92 साल ये जिंदा रहे ये। और उसके बाद में इनकी 1970 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में भाग लिया था, वायोकाम सत्याग्रह में भाग लिया था, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की थी, और श्री मन्नथु पद्मनाभन जयंती अभी मनाई गई, इसलिए चर्चा में आए हैं। तो इनके बारे में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, दीपोर बिल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? दीपोर बिल कहाँ का स्थल स्थित स्थल है और राज्य का एकमात्र रामसर साइट है? रामसर साइट के बारे में आप जानते ही होंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत बार प्रश्न भी पूछा जाता है। असम में पड़ता है दीपोर बिल और गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी छोर पर यह स्थित है। 2002 में इसको रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। जिला अधिकारियों ने इस स्थल पर सामुदायिक मछली पकड़ने पर अभी प्रतिबंध लगाया है। दीपोर बिल में असम में है। कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपसे स्टेटमेंट में और डायरेक्ट पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर असम हो जाएगा। चर्चा में जब कोई चीज आती है तभी वो पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित की गई? वाटर बर्ड जनगणना यानी कि जो वाटर में पक्षी पाए जाते हैं, जल पक्षी पाए जाते हैं, उनकी गणना की बात इसमें हो रही है। तो ये कहां पर आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। राज्य वन विभाग जो आंध्र प्रदेश का है उसने इसको आयोजित किया। इसमें कोलेरू झील, अटापका झील पक्षी अभ्यारण्य, कृष्णा मोहाना में कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करके यहाँ पर कोल्लेरू झील, अटापाका पक्षी अभ्यारण्य और कृष्णा मोहाना में कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर पक्षी जनगणना वाटर बर्ड सेंसस करने की योजना इन्होंने बनाई है, ये करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, संबलपुर जहां प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईएम की आधारशिला रखी है, किस राज्य में स्थित है? संबलपुर कहाँ है? आप नाम से ही जानते होंगे, संबलपुर उड़ीसा में है। अस्थाई परिसर यहाँ पर इन्होंने अभी इसकी आधारशिला रखी है आईआईएम की। और ये संस्थान 5 साल से अधिक समय से एक अस्थायी परिसर के रूप में काम कर रहा था, इसीलिए इसके अस्थायी परिसर के रूप में अभी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखी गई है। संबलपुर उड़ीसा में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम का फुल फॉर्म होता है। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार सेल बनाया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे आसान क्षेत्र में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता प्रदान करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये पहली बार बनाया गया है भारतीय सेना के द्वारा मानवाधिकार सेल। अभी तक मानवाधिकार जैसे सेल पर कभी भारतीय सेना ने कोई विचार नहीं किया था, कभी बनाया नहीं था। मेजर जनरल गौतम चौहान ने इस सेल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है और वो सीधे सेना उपाध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। उद्देश्य इसका है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत जो क्षेत्र हैं अपने कामकाज में वो अधिक पारदर्शी हो सके, इस कारण से इसका निर्माण किया गया है और ये कार्य इसी क्षेत्र में करेगा। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जीरो कूपन बांड के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीरो कूपन बांड भारत सरकार की गैर ब्याज धारक गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां हैं। जीरो कूपन बांड की परिपक्वता अवधि 10 से 15 वर्ष होती है। यह बांड व्यापार योग्य है। इनमें परिपक्वता अवधि तक के लिए खरीदा जाता है, यानी कि परिपक्वता अवधि जब तक है, जब तक इसका मेच्योरिटी पीरियड आता है तब तक के लिए ही इसको खरीदा जाता है। कौन सा इसमें सत्य नहीं है यानी कि असत्य आपको बताना है। इसका सही बात, जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें 3 सही है, एक स्टेटमेंट ये बांड व्यापार योग्य है, यही गलत है। जीरो कूपन बांड जो होते हैं ये भारत सरकार की गैर ब्याज धारक गैर हस्तांतरणीय विशेष प्रतिभूतियां होती हैं और 10 से 15 वर्ष में
ये परिपक्व होती है, मेच्योर होती है। ये बॉन्ड विशेष रूप से पंजाब एवं सिंध जो बैंक है उसके द्वारा जारी किए गए हैं। विशेष प्रकार के इन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड को केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी विशेष संस्थान के लिए जारी किया जाता है। और ये जो बॉन्ड है ये व्यापार योग्य नहीं है, न इनका हस्तांतरण किया जा सकता है। तो वही इसमें गलत है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये गैर हस्तांतरणीय है, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन ये व्यापार योग बॉन्ड है, हस्तांतरणीय नहीं है, यही गलत है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। अगला जो प्रश्न है, भारत के ड्रग कंट्रोल जनरल ने हाल ही में भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए 2 टीकों को मंजूरी प्रदान की है। इन टीकों के नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोविड से रिलेटेड, कोविड 19 महामारी से रिलेटेड ये टीके हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और कोवैक्सीन और कोविशील्ड को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। सीमित आपातकालीन उपयोग, ये शब्द इसके लिए प्रयोग किया गया है। 2 टीके ये कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों को ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। आप अगर जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें जीएस पोर्शन की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, क्योंकि जो बहुत निर्णायक भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल में आप तो अपना कुछ कर ही लेंगे, जीएस में आप पीछे रह जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास फुल कोर्स प्रोग्राम है, यानी कि उसमें हम सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल देंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस कराएंगे और टेस्ट सीरीज हमारी जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, उस टेस्ट सीरीज का लाभ आप उसमें उठा सकते हैं। करंट अफेयर और अन्य जितनी भी आपकी सिलेबस में चीजें हैं उन पर आधारित वो टेस्ट सीरीज होगी। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर 6307281212 पर ज्वाइन लेक्चरर करके मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको उसकी जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। अंतिम प्रश्न है इसका, और वो प्रश्न ये है कि भारत सरकार ने हाल ही में किस बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए? कौन सा बैंक था? किस बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है? तो ये है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए योजना बनाई है। आपको हरियाणा देके, जम्मू कश्मीर देके, उत्तराखंड देकर कंफ्यूज किया जा सकता है, तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। और एडीबी ने किया है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इस तरीके से आज का डे 30 समाप्त हुआ। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज को, इस कार्यक्रम को पहुंचा सकें और इस कार्यक्रम को लंबे समय तक चला सकें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।